हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो हमारी विज्ञान की यानी कि साइंस की जो क्लासेस हैं चंडीगढ़ जेबीटी के लिए वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। और सिर्फ चंडीगढ़ जेबीटी नहीं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हैं। आपको दोबारा कभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे और एकदम बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं मटेरियल, ठीक है। इतने बेस्ट और अच्छे तरीके से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को देना, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रखा है। मैं आपको 2500 प्लस तो आपके प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कराने वाला हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सभी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में। ये हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 7 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। अब ये वर्ण क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, क्षुद्र, क्षत्रिय, राजा, पुरोहित, ये सब क्या होते थे, इन सबको वर्ण बोला गया है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन लोगों का उदय हुआ, कैसे ये बने थे, उस समय की शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, किस तरह से किलेबंदी की जाती थी, यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर भारत में खासकर जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, यहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए थे। कई प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो रचे गए थे। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, एक तो आपका वैदिक काल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ रचा गया था जिसे हम ऋग्वेद बोलते हैं, और जिसको हमने क्या बताया था, ओल्डेस्ट बताया था। तो हमने पिछली क्लासेस है उसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। और ऋग्वेद के बाद का जो समय है ना उसको बोला गया उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यानी कि वैदिक काल के बाद का उत्तर, उत्तर यानी कि बाद, ठीक है। तो वैदिक काल के जो बाद का समय है उसको उत्तर वैदिक काल बोला गया। और इसमें जो ग्रंथ रचे गए थे ना वो क्या कहलाए, आपके उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया तथा अन्य ग्रंथ। और अगर आपको याद होना चाहिए, सामवेद के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके मंत्र से रिलेटेड है, जो जाप से रिलेटेड है, जो संगीत से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट संगीत को बताया था क्योंकि संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने यजुर्वेद के बारे में बताया था जहां पर किसके बारे में बात हो, आपके बलिदान के बारे में बात हो, ठीक है। तो जहां पर बलिदान, यज्ञ, इन चीजों के बारे में बात होगी वो आपका यजुर्वेद में आएगा। अथर्ववेद के बारे में मैंने बताया था जहां पर जादू टोना की बात की जाती है ना वो किस में आता है, आपके अथर्ववेद के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान तथा उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, जैसे जो विधि होती है ना, जो यज्ञ होते हैं तो उस समय जो किए जाते हैं, जो जो चीजें की जाती हैं, विधियां, वो अनुष्ठान कहलाते हैं। तो जो अनुष्ठान किस तरह से होते हैं और उनका जो संपादन यानी कि उनको कंप्लीट किन विधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। देखिए ये मैप देखिए आप, यहाँ पर बात हुई है किसके बारे में, आपके जनपदों के बारे में। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद, नगर कौन कौन से थे। जैसे हमने अभी जस्ट किसके बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने मगध को देखा था। तो यहीं पे क्या है, आपका वज्जी पड़ता है, यहीं पर क्या है, आपका वैशाली है। और ये जा रही है आपकी नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी। तो आपको याद हो हमने जो प्रीवियस क्लास की थी वहां पे हमने बताया था गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा पड़ता था, आपका मगध। और मगध वर्तमान में किस में आता है, वर्तमान में जो बिहार है ना, तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, मगध था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आपको ये मैप है ये भी एक तरह से माइंड में रखना है, ठीक है। उस समय समाज में कई समूह रहते थे जिनमें कौन कौन शामिल थे, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले। ये सभी लोग समूह के अंदर शामिल होते थे, समाज के अंदर शामिल होते थे, ठीक है। पुरोहित व योद्धा क्या थे, वैभवशाली माना जाता था इनको, ठीक है। कृषक व जो व्यापारी थे वो क्या कहलाते थे, धनवान के अंदर आते थे। लेकिन पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, भोजन संग्राहक, यानी कि भोजन संग्राहक आपको याद होगा
यानी जो भोजन को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। शिकारी, शिकारी के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था हमने, आखेटक। आखेटक होता है आपका शिकारी, और आखेट क्या होता है आपका शिकार। ये सारी चीजें आपके माइंड में रिवाइज चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और ये सब क्या कहलाते थे, ये निर्धन होते थे, यानी कि गरीब होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरोहितों ने वर्णों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, याद रखना भाई। और किसने बांटा है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों के अंदर बांटा है, और जिन्हें क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। और इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित करते थे। जैसे देखते हैं, पहला वर्ण क्या कहलाया आपका, ब्राह्मणों का वर्ण। ब्राह्मण है यानी कि पुरोहित है, तो इनका काम क्या होगा, वेदों का अध्ययन करना और उनका अध्यापन करना, और क्या करवाना, आपका यज्ञ करवाना। और जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था, यानी कि इन्हें उपहार दिया जाता था जब ये लोग ये काम करते थे, तो ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड वर्ण कौन सा है आपका, शासक यानी कि राजा। और इन्हें क्या कहते थे, क्षत्रिय भी कहते थे। और इनका काम क्या था, युद्ध करना व लोगों की रक्षा करना। भाई क्षत्रिय है, क्षत्रिय काम क्या होता है, युद्ध करना ही होता है। तो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये कौन सा वर्ण था आपका, सेकंड वर्ण। और थर्ड वर्ण के अंदर आता था आपका विष। और विष के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और विष से क्या बना आपका, वैश्य है। और इसमें कौन कौन शामिल थे, कृषक, पशुपालक व व्यापारी, ये आते थे आपके विष या वैश्य के अंदर। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आप वैश्य को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी हमारे माइंड में वैश्य आता है ना, तो हम लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ये पॉजिटिव तौर पर लेना है, जो क्षत्रिय है और जो वैश्य है, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, याद रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ण क्या आता है आपका, क्षुद्र आता है। और इनका काम क्या होता था, बाकी जो 3 वर्ण बच गए ना आपके, राजा हो गया, क्षत्रिय हो गया, पुरोहित यानी ब्राह्मण हो गया, उन सभी की सेवा करना काम था क्षुद्रों का, ठीक है। और इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, आपको ये याद रखना है, नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, प्राय औरतों को भी क्षुद्रों के समान माना जाता था। अब आपको एक चीज याद आई होगी, हमने वैदिक काल पढ़ा था, और वैदिक काल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऋग्वेद पढ़ा था। और आप अगर आपको याद हो, वहां पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, उस समय जो ग्रंथ रचे गए थे ना, वो पुरुषों ने और स्त्रियों ने दोनों ने मिलकर रचे थे। यानी कि उस समय में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान था, वो ग्रंथ तक रचती थी। और यहाँ पर आप ग्रंथ तो छोड़िए, यहाँ पर उनको बाकी चीजें भी नहीं करने दी जाती थी, वो वेदों का अध्ययन तक नहीं कर सकती थी। ग्रंथ की रचना करना तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका वैदिक काल था ना, ऋग्वैदिक काल था, उसके अंदर महिलाओं का सम्मान होता था, ज्यादा होता था। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल के अंदर आए, जो महिलाओं का सम्मान है वो कम होता चला गया, ठीक है। तो यहां पर इनको क्या माना जाता था, क्षुद्रों के समान, वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था, याद रखना आप, ठीक है। अब नोट में देखिए, आप, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के अनुसार होता था। किसके अनुसार, जन्म के अनुसार। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है ना, तो उसका जो संतान होगी वो भी क्या बनेगी, ब्राह्मण ही बनेगी। जैसे कोई राजा है ना, तो उसके पुत्र क्या बनेंगे, राजा ही बनेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, जन्म के अनुसार डिसाइड होता था, जिसका जो बेटा, जिसका जो पिता, उसी का वो बेटा बनेगा, उसी तरह से, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण बनेगी, राजा की संतान राजा बनेगी, पुरोहित की संतान पुरोहित बनेगी, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत का मतलब क्या होता है, यानी कि जिनके संपर्क में आप नहीं रहेंगे, जो अछूत हैं, जिन्हें छूना नहीं है, ठीक है। जिनके संपर्क करना भी क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। और इसमें कौन कौन आते थे, आपके शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शवों को दफनाने वाले, यानी कि आपके निर्धन लोग इसके अंदर आते थे, आपके अछूत के अंदर आते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था, जन्म के आधार पर निर्धारण करना आदि को स्वीकार नहीं किया। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे, अब जो पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी जन्म के आधार पर, इसको मानना ही नहीं। रीजन क्या था, जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण करना सही नहीं है, वो लोग ये मानते थे। व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये उनकी सोच थी। अनुष्ठान करने का अधिकार सबको होना चाहिए, यानी कि पूजा पाठ हर कोई कर सकता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। छुआछूत की आलोचना भी की गई, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता क्या थी, बहुत ही कम थी। यानी कि गरीब और अमीर का जो अंतर था वो बहुत ही कम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उस समय लोग शासक कैसे बनते थे, तो देखिए इस बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुए, बदलाव दिखाई दिए और लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा बनने लगे थे। जैसे इनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ, और इसके बारे में आपने स्टोरी भी सुनी होगी, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा। और ये कौन करते थे, आपके विशिष्ट पुरोहित करते थे। कौन करते थे, विशिष्ट पुरोहित। तो अब हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ को। तो देखिए, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि अकेला छोड़ दिया जाता था, उसको वहां से भगा दिया जाता था। तो जो राजा इस घोड़े को अपने राज्य में से जाने देता था, तो इसका तो मतलब होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो राजा है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है ना, वो राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये माना जाता था, ठीक है। और जो राजा इस घोड़े को रोकता, उसे क्या करना पड़ता था, उसे उस अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ता था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये होता था आपका अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और यह यज्ञ कौन करवाता था, पहले देख चुके हैं, विशिष्ट पुरोहित। विशिष्ट का मतलब क्या है, जो सबसे सम्मान में ऊंचा हो। तो जो विशिष्ट पुरोहित हैं, उनके द्वारा ये क्या करवाया जाता था, संपन्न करवाया जाता था। आगे देखते हैं, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे, और इन राजाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता था, ये उपहार लेकर आ गए, आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट प्रक्रिया जो होगी ना, पूरी जो प्रक्रिया होगी यज्ञ की, उसको सिर्फ और सिर्फ देखते थे। इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं होता था, जो राजा आते थे उनका, ठीक है। इन सभी आयोजनों के राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी जो यज्ञ करवाने वाला जो राजा है ना, उसका मुख्य स्थान होता था। और वो कहां पर बैठता था, इसे राज सिंहासन याद रखना है आपको, या फिर बाघ की खाल का एक विशेष आसन बनता था, उस पर ही बैठाया जाता था। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। युद्ध में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, यानी कि साथ में चलने वाला। यह सबके सामने राजा की लड़ाइयों व अन्य गुणों का गान करता था, गुणगान करता था, गुणगान, ठीक है, यानी कि राजा की तारीफ करता था। राजा की रानियां व बच्चे भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे और उपहार लाते थे। बस इतना ही है इसमें, आगे चलते हैं। विष या वैश्य जैसे सामान्य जो लोग हैं ना, वो भी उपहार लेकर आते थे, लेकिन इन्हें क्या माना जाता था, हमने पढ़ा है, इन्हें जो पुरोहित है वो क्षुद्र मानते थे, और इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा ना कि इनको अधिकार तो प्राप्त था, जो आपके क्षत्रिय और जो वैश्य थे ना, इनको अधिकार प्राप्त था अनुष्ठान का, लेकिन सभी अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कुछ ही ऐसे अनुष्ठान होते थे जिनमें ये लोग शामिल होते थे। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है जनपद की। अब जन से आप समझ गए होंगे, जन का मतलब क्या होता है, लोग, यानी कि लोगों द्वारा। तो देखिए अब आप, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि वह स्थान जहां पर लोग बसते हैं, जहां पर जन बसते हैं, ठीक है। महायज्ञों का आयोजन करवाने वाला राजा अब जन का राजा न होकर जनपदों के राजा कहलाने लगे, यानी कि उनका जो ओहदा है वो बढ़ गया, अब वो जन के नहीं जनपदों के राजा कहलाने लगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने कई जनपदों की खुदाई की, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में अस्तिनापुर, ठीक है, ये भी क्या है, एक खुदाई का स्थान है, ठीक है। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, और एटा भी कहां पर पड़ता है, आपका यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। और इन खुदाई से पता क्या चला, अगर लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी व जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं और जौ दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी जो फसलें हैं वो उगाई जाती थी, और यहां से चित्रित दूसर पात्र मिले हैं। अब चित्रित का मतलब क्या हो गया, जिन पर चित्र हो। दूसर का मतलब होता है एक तरह से आपका खाकी रंग, तो थोड़ा सा धुंधला रंग होता है ना, खाकी जैसा रंग, तो उसको बोलते हैं दूसर। तो दूसर पात्र यानी कि बर्तन मिले हैं, जिन पर सरल रेखाओं तथा जयमती आकृतियों के रूप में चित्र बने हैं, ये आप याद रखना। जो चित्रित दूसर भंडार जो मिले हैं, पात्र जो मिले हैं, उन पर कैसी ज्यामितियां हैं, जिन पर सरल रेखा वाली ज्यामितियां हैं, ठीक है, याद रखना है भी आपको ये, ठीक है। यहां मिले मिट्टी के बर्तन कुछ दूसर व कुछ लाल रंग के होते थे, अलग अलग कलर थे, कुछ तो दूसर मिलेंगे। दूसर यानी मैंने आपको बताया ना, खाकी कलर, यानी कि ज्यादा चमकीला कलर नहीं है, थोड़ा सा धुंधला हुआ कलर, ठीक है। और कुछ कैसे रंग होते थे, आपके लाल रंग होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है महाजनपद की। अब जो महाजनपद है वो कैसे लोग होते थे, तो देखिए लगभग 2500 साल पहले जनपदों के अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद, यानी कि हैं तो आपके जनपद ही, लेकिन अब ये आगे धीरे धीरे इनकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ गई।
तो जब वैल्यू बढ़ गई तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। और महाजनपदों की जो राजधानियां हैं उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, किलेबंदी, ठीक है, जिसके लिए स्त्री, पुरुष व बच्चों से परिश्रम करवाया जाता था। याद रखना भाई इस बात को, ठीक है। देखिए आज मेरा थोड़ा सा गला है वो खराब है, हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस लगे, तो आप प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए आगे, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब हमने, आपको याद हो, हमने जब ऋग्वेद काल पढ़ा था, यानी कि वैदिक काल के बारे में जब हमने बात की थी, तो उस समय हमने पढ़ा था स्थायी सेना नहीं होती थी। उस समय हमने क्या पढ़ा था, स्थायी सेना है वो नहीं होती थी। जो सामान्य पुरुष है ना, वो हर पुरुष क्या करता था, युद्ध के अंदर भाग लेता था। लेकिन आपका जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर क्या स्टार्ट हुआ, आपकी जो स्थायी सेना है ना उसको रखना स्टार्ट किया गया। सिपाहियों को वेतन दिया जाने लगा पूरे साल तक, यानी कि आप एक स्थायी सेना रखने लगे हो। कब, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल के अंदर हमने पढ़ा था कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो इस डिफरेंस को आप याद रखना, यहां पर आप साइड में नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। आगे चलते हैं। अब बात आती है कर की, यानी कि जो कर दिया जाता था राजा को। तो आपने पढ़ा होगा वैदिक काल के अंदर क्या था, लोग अपनी मर्जी से जितना उन्हें अच्छा लगता था राजा को उपहार स्वरूप देते थे। लेकिन यहां पर कर का बारे में क्या आएगा, यहां पे जो कर है ना वो लोगों से वसूला जाने लगा, जबरदस्ती वसूला जाने लगा, नियमित रूप से वसूला जाने लगा। तो देखिए आप, विशाल सेना, बड़े किले आदि होने के कारण राजाओं को ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत और ज्यादा संसाधनों की जरूरत होने लगी। भाई सीधा और सिंपल सा है, शक्ति बढ़ी तो सेना रखनी पड़ी। अब सेना को क्या देना है, वेतन भी देना है, इसके साथ साथ सेना को खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज भी चाहिए, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा संसाधनों की जरूरत बढ़ी, ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, यानी कि सेना रखी जाने लगी, तो इन सभी का खर्चा भी तो कहीं से निकलेगा ना। तो इसलिए अब राजा समय समय पर मिलने वाले उपहारों से खुश न होकर नियमित रूप से क्या करने लगे, कर को वसूलने लगे। और लोगों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, जैसे कि देखते हैं आगे, किसान से उपज का 1/6 भाग, ठीक है, यानी कि अगर टोटल आपका 6 है तो 6 में से जो 1 भाग है ना वो लिया जाने लगा कर के रूप में। किसके द्वारा, राजा के द्वारा। और इसको क्या कहा गया, इस कर को बोला गया भाग। इस बात को आप याद रखना, क्या बोला गया, भाग बोला गया। और कितना लिया जाता था, उपज का 1/6 हिस्सा। कारीगर, लोहार, सुनार और जो बुनकर होते थे ना, यानी कि कारीगर आ गए आपके। और कारीगर में कौन कौन शामिल है, आपके लोहार, सुनार और आपके बुनकर आदि श्रम के रूप में कर चुकाते थे। श्रम का मतलब क्या हुआ, भाई राजा के महल के अंदर कोई क्या बन रहा है, एक मकान बन रहा है, मान लो आप एक कमरा बनाया जा रहा है, तो उस कमरे के अंदर क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे, जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गए, बुनकर हो गए, जिनका जो काम होगा ना उसके अनुसार ये वहां पर जाएंगे और अपना काम करेंगे। ना तो इनको वेतन मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, लेकिन इनका श्रम के रूप में ये क्या चुका रहे हैं, अपना कर चुका रहे हैं, यानी कि जो कर था वो माफ हो जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, पशुपालक जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे। व्यापारी हैं वो सामान खरीदने बेचने पर देते थे। आखेटक हम पढ़ चुके हैं, आखेटक का मतलब क्या हो गया, आपका शिकारी। संग्राहक मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो क्या करे, भोजन को इकट्ठा करे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तु के रूप में कर देते थे राजा को, ठीक है। तो हर किसी से, कहने का मतलब ये है कि हर किसी से कर लिया जाने लगा था नियमित रूप के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस युग यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। पहला बदलाव तो क्या था, हमने पढ़ा था, जो वैदिक काल था, ऋग्वेद था, उस समय हमें लकड़ी के हल मिले थे। अगर आपको याद हो तो क्या मिले थे, लकड़ी के हल मिले थे। और अब क्या किया जाने लगा, लकड़ी के हल की बजाय जो लोहे के हल है ना वो यूज किए जाने लगे। किसके हल, लोहे के हल। और इससे हुआ क्या, भाई नॉर्मल सी बात है, जो जमीन है उसको आप और अच्छे ज्यादा से क्या कर पाओगे, जोत पाओगे, सीधा और सिंपल सा है। तो उससे क्या होगी, आपकी उपज बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लकड़ी के हल की बजाय जो लोहे के हल हैं उनका यूज किया जाने लगा। और उससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ी, क्योंकि खेत ज्यादा अच्छे से जोता जा सकता था। याद रखना है आपको ये, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ बदलाव, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था, अर्थात अब ज्यादा पौधे जीवित रहने लगे थे। भाई एक सिस्टम के थ्रू, एक अच्छे बीजों के थ्रू जब आप किसी चीज को बोएंगे तो नॉर्मल सी बात है फसल अच्छी होगी। तो अब जो पौधे हैं ना वो ज्यादा जीवित रहने लगे थे। और इससे क्या हुआ, आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा अच्छी होने लगी। तो इस काम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम लगता था। और यह परिश्रम कौन करता था,
ज़्यादातर आपके जो दास हो गए, दासी हो गई, और जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे ना, यानी कि जिनको बोला गया कमकार, ये करते थे ये सब मेहनत का काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मगध के बारे में। अब मगध के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, मैप के अंदर भी दिखाया था। अब जो आपकी गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी के दक्षिण के अंदर क्या पड़ता था? आपका मगध पड़ता था। अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो बिहार है ना, बिहार का जो एरिया है वो आता था आपका मगध के अंदर, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए 200 सालों में मगध अब क्या बन चुका था? एक जनपद बन चुका था। हमने वैदिक काल के अंदर पढ़ा था ना किसके बारे में? मगध के बारे में। तो 200 साल तक आगे चलते चलते अब वो सिर्फ और सिर्फ एक नगर नहीं बचा था, वो क्या बन गया? एक जनपद बन चुका था, क्योंकि गंगा व सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मैंने आपको गंगा के बारे में बताया ना, तो जो नदियां हैं वो क्या करती थी? मगध से होकर बहती थी। जो यातायात, यानी कि आप नाव वगैरह चला सकते हैं। जल वितरण, यानी कि जिस राज्य के अंदर आपको पानी पहुंचाना है ना, वहां पर आप पानी भी पहुंचा सकते हैं। जल वितरण और जमीन उपजाऊ की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। भाई नॉर्मल सी बात है, जिस इलाके में से नदी बहेगी वो क्या करेगी? अपने साथ अलग अलग तरह के खनिज लेकर आएगी बहते हुए। तो जब वो अलग अलग तरह के खनिज लेते आती थी ना, तो ये जमीन क्या बन गई? उपजाऊ बन गई। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जमीन उपजाऊ की दृष्टि से क्या था? मगध महत्वपूर्ण था। इसके अलावा और भी रीजन थे, जैसे मगध का जो एक हिस्सा था ना, वो जंगल से भरा हुआ था, और जंगल आपको क्या है? सब कुछ दे सकता है। घर भी दिया, क्योंकि घर बनाने के लिए लकड़ियां मिली। रथ है, किन का यूज करते थे? लकड़ियों का यूज करते थे। तो यहां से क्या मिली? हमें लकड़ियां मिलने लगी। ठीक है, जंगलों में पाए जाने वाले हाथियों को पकड़कर सेना में भर्ती किया जाने लगा, तो हमारी जो सेना है उसमें भी हेल्प मिली। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो लौह अयस्क हैं, यहाँ खदानें थी किसकी? मगध के अंदर लौह अयस्क की खदानें थी। तो नॉर्मल सी बात है, जो लोहा है उसका यूज किस में किया जाने लगा? औजार व हथियार बनाने के लिए। तो इस तरह से जो मगध है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे शक्तिशाली था कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मगध के जो प्रमुख शक्तिशाली राजा थे ना, वो कौन कौन थे? तो देखिए आपको याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्नंद। और महापद्नंद कौन थे? जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग तक राज्य को फैला दिया था। ठीक है, यानी कि आप यहां पर देखिए, यहां पर आपका बिहार है, और बिहार से लेकर इस साइड जहां पे आपकी जो नदियां बह रही है ना, सिंधु वगैरह ये सब, यहां तक अपने राज्य को फैला दिया था। ठीक है, किसने? महापद्नंद ने। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, बिहार में राजगृह सबसे पहले मगध की राजधानी थी। कौन थी? बिहार के अंदर जो राजगृह है वो सबसे पहले मगध की राजधानी थी, और उसके बाद बनी थी पाटलिपुत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्तमान में? पटना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए मगध की पहली राजधानी कौन थी? राजगृह, जो कहां पे है? बिहार के अंदर ही है। और मगध की जो दूसरी राजधानी है वो क्या है? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, वो भी कहां पे है? आपकी बिहार के अंदर ही है। ठीक है, लगभग 2300 साल पहले जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर जब मिस्र व पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतता हुआ व्यास नदी तक पहुंचा और मगध की तरफ बढ़ने लगा, तो उसके सिपाहियों ने भारत की रथ, पैदल व हाथियों की सेना से डरकर आगे बढ़ने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डर गए थे। उन्हें ऐसा पता था अगर भारत की सेना है ना, वो पैदल सेना भी है, उनके पास रथ भी है, उनके पास हाथी भी है, तो वो लोग डर गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वज्जीवंश की। जो आपका वज्जीवंश है ये भी कहां पर पड़ता है? आपका बिहार के अंदर ही पड़ता है। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली। और वैशाली कहां है? आपकी बिहार के अंदर ही। ठीक है, और यहां पर गण या संघ नाम की शासन व्यवस्था थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है गण या संघ नाम की जो शासन व्यवस्था है वो कहां पर थी, तो आपके वज्जीवंश के अंदर। और वज्जीवंश की राजधानी क्या थी? वैशाली। और वैशाली कहां पे पड़ता है? आपका बिहार के अंदर। अब बात आती है गण की। तो गण का मतलब होता है कई सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब आपको अच्छे से पता है, संघ मतलब संगठन या फिर आपकी सभा। अब इनका मतलब क्या हुआ? संघ या गण में कई शासक होते थे। पर संघ का मतलब क्या हो गया? यानी कि इकट्ठा होना। और गण क्या है? गण अपने आप में समूह को दर्शा ही रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? कई शासक थे जो एक साथ मिलकर काम करते थे, और सभी क्या कहलाते थे? राजा ही कहलाते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए सभी एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे। स्त्रियां, दास व कमकार, इन सभी लोगों को यहां पर हिस्सा लेने की वो नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। ठीक है, इन सभी को सभाओं में हिस्सा लेने की आज्ञा नहीं थी। आपको याद रखना है, ये चीज मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो वैदिक काल है वहां पर स्त्रियों का सम्मान ज्यादा था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया यानी कि वैदिक काल के बाद, वहां पर स्त्रियों की जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो ज्यादा नहीं था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऋग्वेद है ना, वो आपका वैदिक काल का है,
उसके बाद जो आपके बाकी बच गए अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये किस काल के हैं? आपके उत्तर वैदिक काल के। ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध और महावीर यानी कि महात्मा बुद्ध और जो महावीर किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से। ये कौन से हुए थे? आपके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो जो बुद्ध और महावीर हैं, इनका संबंध किससे था? आपका संघ के साथ। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में संघ का वर्णन मिलता है हमें, इसके बारे में तो पूरी डिटेल मिलती है बौद्ध साहित्य के अंदर संघ के बारे में, ठीक है। और दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? लगभग 2300 साल पहले। और किससे संबंधित है? आपके महात्मा बुद्ध से, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मंत्री किसको? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तब बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे, यानी उन्नति करते रहेंगे जब तक, देखिए हम देखते हैं कब तक, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं। अब आपको याद होगा वज्जी वंश के बारे में क्या फेमस है कि ये सभी लोग गण और संघ में शामिल थे, यानी कि सभी एक साथ मिलकर काम करते थे। तो उनकी विशेषता बताई गई है कि लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यानी कि एकता में क्या होती है? जीत होती ही होती है। तो यानी कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे तो उनको कोई नहीं हरा सकता। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे और शहरों में गांवों का रख रखाव रखेंगे। इनकी सारी पॉजिटिव और अच्छी बातें जो है ना, वो वज्जी वंश के बारे में बताई गई। अगर वज्जी वंश अगर ये सारे काम करते हैं ना, तो उसको जीता नहीं जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब बताती है लगभग 1500 साल पहले तक जो ये शासन चलता आ रहा था ना, ये शासन चलता रहा। और उसके बाद किसने? जो गुप्त शासक हुए, गुप्त शासकों ने गण व संघ पर विजय प्राप्त कर इन राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रजातंत्र की या गणतंत्र की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने। सबसे पहले प्रजातंत्र और गणतंत्र की बात की जाए ना, तो कहां पे स्थापित हुआ था? एथेंस के अंदर। और लगभग कब? लगभग 2500 साल पहले। लेकिन ये भी कंप्लीटली नहीं था, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। कितने साल तक? 200 साल तक चली। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता का अधिकार प्राप्त था जो दास नहीं थे। यानी कि पुरुषों को प्राप्त था कितने साल? 30 साल के ऊपर के पुरुष, और जो क्या नहीं होने चाहिए? दास नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्राप्त था। आगे देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी गणतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, ठीक है। शासन के कई पदों पर जो नियुक्तियां होती थी वो लॉटरी पद्धति है ना, उसके द्वारा होती थी। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, यानी कंपलसरी था कि जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो क्या करेगा? सेना के अंदर और नौसेना के अंदर अपनी सेवाएं देगा ही देगा। औरतों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदेशी व्यापारियों व शिल्पकारों को नागरिकत्व का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी जो विदेशी थे ना, जो बाहर से आए हुए थे, उनको भी अधिकार प्राप्त नहीं था नागरिकता का, सिटीजनशिप का, ठीक है। दासों को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर था, हमारी क्लास नंबर 7 थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर रियल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम 12th क्लास तक की जो आपकी हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, जो आपकी सोशल साइंस है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद भी मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से इन क्लासेस को रेगुलर देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए आप, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।